Hello everyone, this is me Sakshi Agrawal here in front of you all with a new video on a new topic, the Consumer Protection Act 2019। ये टॉपिक आपके इन्वायरमेंटल स्टडी यानी कि ईवीएस के अंदर कवर होता है या फिर एसएसटी के अंदर भी कह सकते हैं। ये उन सभी एग्ज़ाम को कवर करेगा जिसके अंदर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 की बात होगी, या फिर आपके टीचर प्रोफिशिएंसी एग्ज़ाम्स जैसे कि सीटेट, DSSB, KVS, NVS, रीट एट्सेट्रा। So let's start the video. La clase begins. First we will talk about the new law कि ये न्यू लॉ है क्या। तो ऑन जुलाई 2020 ये लॉ इन्फोर्समेंट में आया। इसका नाम क्या है, द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, यानी कि 19 में बनना स्टार्ट हुआ पर ये लागू कब हुआ, जुलाई 20 में स्टार्ट हुआ। इसने पुराने एक प्रीवियस लॉ को यानी कि पुराने प्रीवियस कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 को रिप्लेस किया है। हम किसी भी चीज़ को कब रिप्लेस करते हैं, जब उसमें से लूप होल्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो पुराने लॉ में भी, पुराने एक्ट में भी ऐसे कुछ लूप होल्स थे जिनको रिमूव करने के लिए, हटाने के लिए हमें नया लॉ लाना हुआ। अब इसमें ऐसे क्या क्या लूप होल्स को हटाया गया है या फिर क्या क्या ऐसे हाईलाइट्स जोड़े गए हैं वो हम आगे इस वीडियो में देखेंगे। The new law overhauls the administration and settlement of consumer disputes in India। जो न्यू लॉ है वो ओवरहॉल्स को कंसीडर करेगा जो भी एडमिनिस्ट्रेशन में है या फिर कंज्यूमर के डिस्प्यूट के सेटलमेंट में है। ओवरहॉल्स का अगर हम डिक्शनरी मीनिंग देखें तो उसका मतलब होता है कि जांच पड़ताल के साथ साथ मरम्मत करना, यानी कि कंज्यूमर के जो डिस्प्यूट है, जो भी उसकी शिकायतें हैं, ये नहीं कि सिर्फ उसकी जांच पड़ताल होगी, जांच पड़ताल तो होगी, उसके साथ उसके ऐसे रेमेडियल स्टेप्स को देखा जाएगा जिनसे वो सॉल्व हो सके या फिर सॉर्ट आउट हो सके, क्लियर हो सके और कंज्यूमर गुड फील कर सके। तो इट प्रोवाइड्स स्ट्रिक्ट पेनल्टीज़। इसके अंदर स्ट्रिक्ट पेनल्टीज़ है, जेल के टर्म्स है एडल्ट्रेशन के लिए और मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट के लिए। एडल्ट्रेशन यानी कि अगर आपने ऐसा कोई घोटाला किया है या फिर आपने चीट किया है कस्टमर को, या फिर आपने कोई ऐसी मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट दे दी जिसकी वजह से वो आपके झांसे में आया। सो इसके कुछ हाईलाइट्स देखते हैं जो कि पुराने वाले में नहीं थे या फिर जो कि पुराने वाले से अलग है। फर्स्ट है ई फाइलिंग ऑफ कंज्यूमर कंप्लेंट्स, यानी कि अब कंज्यूमर क्या है, ई फाइलिंग कर सकता है, इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग कर सकता है। अब कंज्यूमर को कंज्यूमर कोर्ट जाके वहाँ से पेपर लेके उसको भर के अंदर सबमिट करके फिर उसकी शिकायत का इंतज़ार करने का कोई ज़रूरत नहीं है। अब वो इलेक्ट्रॉनिकली फाइल कर सकता है अपनी शिकायत को थ्रू हिज PC, लैपी एट्सेट्रा, वट एवर ही हैव। No fees are required to be paid if the claim is within ₹5 lakh। अगर एक क्लेम 5 लाख रुपए तक के अंदर का है तो उसे कोई फ़ी देने की ज़रूरत नहीं है। थर्ड है, अगर एक कंज्यूमर को लगता है कि वो अपना केस खुद रिप्रेजेंट कर सकता है, अपनी बातों को खुद समझा सकता है या फिर अपने पॉइंट्स को खुद रख सकता है, तो एक कंज्यूमर बिल्कुल फ्री है अपने केस को खुद हैंडल करने के लिए। अ कंज्यूमर कैन कंडक्ट हर ओन केस विया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, एंगेजिंग अ लॉयर इज़ ऑप्शनल, यानी कि अब ज़रूरी नहीं है कि वो लॉयर रखे। अगर उसको लग रहा है कि वो लॉयर से अच्छा या फिर खुद ही सक्षम है अपने केस को रिप्रेजेंट करने के लिए तो रख सकता है। लॉयर की ऐसी कोई कंपलसरी नीड नहीं है अब इसमें। और हाइलाइट्स की बात करें तो है फोर्थ पॉइंट, प्रोडक्ट लाइबिलिटी, यानी कि इसमें कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्ट लाइबिलिटी है। अब ये क्या कॉन्सेप्ट है कि मान लो कोई कंज्यूमर है, उसको लगता है कि उसके साथ चीट हुआ है, उसके साथ मिसलीड हुआ है, तो वो एक कंपनसेशन की मांग कर सकता है। ठीक है, concept of product liability has been introduced by the new law, thereby allowing aggrieved consumer to claim significant compensation as a relief due to the negligence of the manufacturer or service provider। या तो मैन्युफैक्चरर की गलती है या फिर सर्विस प्रोवाइडर की गलती है, दोनों के खिलाफ एग्रीव्ड कंज्यूमर यानी कि सह रहा कंज्यूमर क्या कर सकता है, कंपनसेशन की मांग कर सकता है, कंपनसेशन को क्लेम कर सकता है। ये है कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्ट लाइबिलिटी। अगला पॉइंट है, अ ग्रुप ऑफ एग्रीव्ड कंज्यूमर कैन जॉइन हैंड्स एंड फाइल अ क्लास एक्शन सूट टू रिड्यूस कॉस्ट एंड इम्प्रूव चांसेस ऑफ रिड्रेसल और सेटलमेंट। अब मान लो कोई एक ही प्रोडक्ट है, उसके लिए 2-3 कंज्यूमर्स ने शिकायत डाली है, तो अब इसमें यह है कि वो 2-3 कंज्यूमर्स जो है अपने हैंड्स जॉइन कर सकते हैं या फिर एक साथ आकर एक ही जो अपना डिस्प्यूट का केस है वो उस प्रोडक्ट के खिलाफ फाइल कर सकते हैं, यानी कि सबको अलग अलग फाइल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब ये ऑप्शन किस लिए दिया गया है, क्योंकि इसके फ़ायदे बहुत हैं। पहला फ़ायदा अगर कोर्ट के हिसाब से देखा जाए तो ये, उसके पास अगर 3-4 फाइल एक ही केस की आ रही है तो अब एक ही फाइल रह जाएगी,
या फिर एक ही शिकायत की अर्जी रह जाएगी अगर ऑनलाइन भी डल रही है तो। और अब क्या है, इसमें रिड्यूस कॉस्ट भी होगी कंज्यूमर्स की। अगर कंज्यूमर अलग अलग ही डाल दें तो क्या था, एक बंदे को अपनी कॉस्ट पूरी बियर करनी पड़ती, पर अब ऐसा नहीं है, क्योंकि उन लोगों ने अपना केस ज्वाइन कर लिया तो वो लोग अपनी कॉस्ट भी ज्वाइन कर सकते हैं ताकि उनको भी फ़ायदा हो। तो यानी कि दोनों पार्टी को फ़ायदा हो रहा है। पहले तो कोर्ट को भी कि उसके पास अर्जी एक आएगी एक प्रोडक्ट के लिए 3-4 जनों की, दूसरा ये कि उन लोगों की भी कॉस्ट कम हो जाएगी, और तीसरा क्या है इसमें फ़ायदा कि उसके रिड्रेसल के जल्दी के चांस ज़्यादा हो जाएंगे। अब भाई इतने सारे लोगों ने एक ही प्रोडक्ट के लिए डाला है तो कोर्ट भी उस केस को देखेगी कि हाँ भाई कोई ना कोई तो बात होगी, एग्रीड पार्टी को सुना जाएगा और उसके रिड्रेसल के यानी कि जल्दी सॉल्व होने के उसके ज़्यादा चांस बन जाएंगे। प्रोड्यूसर ऑफ स्पूरियस गुड्स में बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट। अगर आपको कोई ऐसा फेक गुड दिया गया है जिसकी वजह से आपको परेशानी हो रही है तो इम्प्रिजनमेंट का भी इसमें क्या है, एक सहूलियत दी गई है कंज्यूमर्स को। 7th पॉइंट इज मिसलीडिंग और मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट में भी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट। अगर ऐसी कोई मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट है जिसकी वजह से आपको हानि हुई है तो उसके लिए भी इम्प्रिजनमेंट का प्रोविजन इसमें रखा गया है। जैसे कि मान लीजिए एक लेडी है, वो सर्फ खरीद के लाई, उसने एक बहुत ही अच्छा एडवर्टीजमेंट देखा कि इस सर्फ से धोइए और आपके कपड़े चमक जाएंगे या फिर वॉटेवर हो जाएंगे। तो वो लेडी ने क्या किया, उस एडवर्टीज़मेंट को देख के उससे इन्फ्लुएंस होके वो उस प्रोडक्ट को लेकर आई। जब उसने उस प्रोडक्ट को यूज़ किया तो उसके हाथ ख़राब हो गए, फिर उसके कपड़े ख़राब हो गए, वॉटेवर। तो उसने क्या किया, डिस्प्यूट का जो अपना था पॉइंट उसको केस के थ्रू डाला, और फिर क्या हुआ, जो भी जिसकी वजह से उसे परेशानी हुई, सर्विस प्रोड्यूसर या फिर मैन्युफैक्चरर, उसके खिलाफ इम्प्रिजनमेंट का प्रोविज़न इसमें रखा गया है। अब क्या है कि मान लो आपने किसी सेलिब्रिटी के इन्फ्लुएंस में लेकर आए आप उस प्रोडक्ट को, जैसे आपकी कोई फेवरेट हीरोइन थी, क्योंकि वो उस प्रोडक्ट का एडवर्टीजमेंट कर रही थी इसलिए आप उस प्रोडक्ट को लेकर आए, तो आप उस सेलिब्रिटी पे केस नहीं कर सकते, उस सेलिब्रिटी को पनिश नहीं किया जाएगा, पर हाँ उसे मौका दिया जाएगा कि वो उस केस से बेयर कर दे, यानी कि इस केस से निकल जाए, इस एडवर्टीजमेंट से निकल जाए। अगला है सेटलमेंट ऑफ कंज्यूमर डिस्प्यूट्स थ्रू मेडिएशन, यानी कि इस पर आपको क्या ऑप्शन दिया गया है कि आप कोशिश करें कि आप कोर्ट के बाहर ही सुलह कर ले। सेटलमेंट ऑफ कंज्यूमर डिस्प्यूट्स थ्रू मेडिएशन विद द हेल्प ऑफ अ न्यूट्रल इंटरमीडियरी outside the consumer court is encouraged under the new law, thus saving in time resources of disputing parties which would otherwise have been spent on dispute resolution through a formal mechanism। यानी कि पहले फॉर्मल मैकेनिज्म होता था कि आप कोर्ट में आएंगे, सूट फाइल करेंगे, दोनों एग्रीव्ड पार्टी को सुना जाएगा, जिसकी गलती होगी उसको इम्प्रिजनमेंट मिलेगी या फिर कंपनसेशन का मौका मिलेगा। पर अब क्या है, हमारे न्यू लॉ में उसने हमें एक मेडिएशन का या फिर एक इंटरमीडियरी का ऑप्शन दिया है, यानी कि हम किसी भी बिचौलिए के थ्रू दोनों एग्रीव पार्टी क्या करेगी, अपनी सुलह कर लेगी। जो भी एग्रीव्ड कंज्यूमर है उसको प्रोड्यूसर कुछ कंपनसेट कर देगा कोर्ट के बाहर ही। अगर ऐसी सुलह हो रही है तो बहुत अच्छा है, नहीं हो रही है तो फिर ठीक है भाई, फाइल करो केस। ठीक है, तो ये ऑप्शन 20 पर न्यू लॉ में दिया गया है। अगला क्या है, कॉर्पोरेट मस्ट क्रिएट कंज्यूमर अफेयर कमेटी, यानी कि हर कॉर्पोरेट को, हर कंपनी को एक कंज्यूमर अफेयर कमेटी क्रिएट करनी है, जो कि क्या करेगी, कंज्यूमर के डिस्प्यूट्स को सुनेगी, उनको रिड्रेसल करेगी और उनको रिमूव करने की पूरी कोशिश करेगी। तो हर कॉर्पोरेट को यानी कि हर कंपनी को एक कंज्यूमर अफेयर कमेटी बनानी है नए लॉ के थ्रू। अगला है कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन, यानी कि CDRC बनेगी नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। डिस्ट्रिक्ट लेवल वाली जो है वो 1 करोड़ के अंदर तक के मामलों को सुलझाएगी, 1 करोड़ से 10 करोड़ के मामलों को स्टेट सुलझाएगी, और नेशनल CDRC क्या करेगी, 10 करोड़ से ऊपर के मामलों को सुलझाएगी। ठीक है, सो दिस इज़ हाउ आवर वीडियो एंड। सो मुझे लगता है आपको ये समझ आया होगा। If there is any doubt, you can comment, I will answer. And if you like the video, please press the like button. And if you dislike, please press the dislike button. Share the video with your friends, etc. And subscribe my channel. Thank you.